हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका पहले कभी रिफंड बनता था या फिर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होना था और आप उस टाइम पे किसी वजह से रिटर्न को फाइल करना आपका रह गया था या फिर वो आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाए थे, तो अब आप 5 इयर्स तक का रिफंड किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये जो सेक्शन है कंडोनेशन रिक्वेस्ट का, सेक्शन 1192B, ये सेक्शन हमारा बहुत पुराना सेक्शन है। अभी तक हम इस सेक्शन का ऑलरेडी बेनिफिट लेते आ रहे थे, बट 1 अक्टूबर 2024 से इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। इस सेक्शन में सर्कुलर 1 अक्टूबर को एक सर्कुलर आया था, उसके तहत तो आज हम इस वीडियो में उस सर्कुलर को भी डिस्कस करेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप पास्ट जो आपका रिफंड रह गया था या आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी तो आप उसको लो, जो भी आपका लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड करना आप भूल गए थे, तो उन सब चीजों को आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हम हमेशा से इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस लेके आते रहते हैं हमारे सारे सभी व्यूअर्स के लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया है सेक्शन 1192B का, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। ये जो आपका सर्कुलर है ये आपका सर्कुलर नंबर है 11/2024 और ये अभी 1 अक्टूबर 2024 को ही आया है, 2 दिन पहले। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्कुलर में कहा क्या गया है। सेक्शन 1192B जो आपका सेक्शन होता है ये आपको राइट्स देता है कि अगर आपने पास्ट में कभी अपनी रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन आप उस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए, या फिर आपने रिटर्न तो फाइल कर दी लेकिन आप उस रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं कर पाए। ई वेरिफिकेशन का भी टाइम लिमिट आपको पता है, पहले कुछ और था, अब उसको घटा के 30 डेज कर दिया गया है। तो 30 डेज के अंदर अंदर अगर आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर पाए तो आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है। ये माना जाता है कि आपकी रिटर्न जो है फाइल ही नहीं हुई है, इनवैलिड कर दी जाती है आपकी रिटर्न। तो हो सकता है कि किसी वजह से आप उस रिटर्न को वेरीफाई ना कर पाए हो या किसी वजह से आप उस रिटर्न को फाइल ना कर पाए। देर आर मेनी रीजन। कोई आपके घर में बीमार था या आप खुद हॉस्पिटलाइज थे, आप इंडिया में नहीं थे, देयर माइट बी मैनी रीजंस। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक सेक्शन बनाया हुआ है, सेक्शन 1192B। उस सेक्शन में डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपकी जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की या वेरिफिकेशन की वो आपकी जा चुकी है तो आप एक कंडोनेशन रिक्वेस्ट आप हमें फाइल करेंगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे कि आप उस टाइम की जो रिटर्न है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिफंड बनता था या कैरी फॉरवर्ड करना था आपको लॉसेस, तो उसके लिए आपकी रिटर्न फाइलिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने पास्ट ईयर्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया था तो आपने रिफंड भी क्लेम नहीं किया होगा। तो डिपार्टमेंट ने इस सेक्शन को निकाल दिया कि इस सेक्शन में आप जो है कंडोनेशन रिक्वेस्ट फाइल करो। अगर आपकी कंडोनेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है जो भी असाइन अथॉरिटी है उसके द्वारा, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि अब आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए या वेरीफाई कर दीजिए और उसके जो भी इफेक्ट्स निकल के आएंगे वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। जैसे आपका रिफंड बनता था तो आपको रिफंड मिल जाएगा, या फिर आपकी रिटर्न वेरीफाई होने के बाद आपका रिफंड आता था तो वो बन जाएगा आपका। तो हमने आपको राइट दे दिए कि आप रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं और आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेक्शन 1192B का जो एक बहुत अच्छा सिनेरियो है वो ये है कि आपको इसमें जो है किसी भी तरीके की कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती है। अगर आप सेक्शन 1192B को अगर आप लेते हैं तो आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करनी है, आपको जस्ट अपना रीजन बताना है कि किस वजह से आप ये काम नहीं कर पाए थे। उसको असेसिंग ऑफिसर जो भी आपकी असाइन अथॉरिटी है उसको चेक करेगी। अगर उनको लगता है कि आप अपने पार्ट पे ठीक है तो आपको राइट दे दिए जाएंगे, आप उस काम को कर सकते हैं। इन सुपरेशन ऑफ ऑल अर्लियर इंस्ट्रक्शन सर्कुलर्स गाइडलाइन इशूड बाय CBDT from time to time to deal with application for the condonation of delay in filing the returns, claiming refund, returns claiming carry forward of losses and set off thereof under section 1192B of Income Tax Act. The present circular is being issued to deal with applications for condonation of delay in filing return, claiming refund and return क्लेमिंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये कह रहे हैं कि अगर आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, सेट ऑफ करने हैं, रिफंड क्लेम करना है तो हम पहले जो भी सर्कुलर्स थे या फिर नोटिफिकेशंस थी या इंस्ट्रक्शंस थी उसको सेट असाइड करते हैं और अब आपके ऊपर ये वाला सर्कुलर जो है एप्लीकेबल होगा। इससे पहले जो हमारा सर्कुलर आया था वो आया था 2015 में सेम सेक्शन से रिलेटेड, वो भी मैं आपसे सर्कुलर डिस्कस करूंगी। उस सर्कुलर में और इस सर्कुलर में ये लोग क्या चेंज लेके आए हैं। अब इन्होंने जो राइट्स दिए हैं कि कौन आपकी एप्लीकेशन टेक केयर करेगा जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो उसके लिए राइट्स दिया गया है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। इसमें कितने अमाउंट तक का राइट दिया गया है? इनको राइट दिया गया है 1 CR तक का, कि अगर आपका जो रिफंड का अमाउंट या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का अमाउंट जो आपका है वो 1 CR से कम का है, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपके मैटर को टेक केयर करेंगे। सेकेंड राइट दिया गया है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। इनको जो राइट दिया गया है वो दिया गया है 1 CR से 3 CR के बीच का। अगर इन दोनों के बीच का अमाउंट है आपका, जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो आप जो है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जो है अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने राइट दिए हैं वो दिया है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो इनको कितना दिया है? 3 करोड़ से अबव का। अगर मैं पहले वाले सर्कुलर की बात करूं तो वहां पर ये जो अमाउंट्स हैं ये इतने ज्यादा नहीं थे। इनकी जो लिमिट्स थी वो 10 लाख, 10 to 50 लाख एंड 50 लाख एंड अबव। मतलब आप कितने तक का रिफंड क्लेम कर सकते थे इस सेक्शन में जाकर, वो आप 50 लाख से ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकते थे। अब इस लिमिट को बढ़ाकर इन्होंने जो है इस सर्कुलर में 3 CR तक कर दिया है कि 3 CR तक के हम सारे मैटर जो है इस सेक्शन में डील करेंगे। और कौन कौन अथॉरिटी करेगी? प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फर्दर इन्होंने बोला कि जो CPC है, CPC को ये राइट दिए जाएंगे कि वो जो आपने जो वेरिफिकेशन की कंडोनेशन रिक्वेस्ट डाली है उसको कौन डील करेगा? उसको CPC डील करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। इसमें कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वगैरह इसमें वो लोग डील नहीं करेंगे। CPC पे आप रिक्वेस्ट डालेंगे और वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट आपकी एप्लीकेशन को करेंगे। नो कंडोनेशन एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग रिफंड लॉस शैल बी एंटरटेन बियॉन्ड 5 years from the end of the assessment year for which such application and claim is made। ये कह रहे हैं आप कब तक इस रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं, इस रिक्वेस्ट में आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, वो है 5 years। 5 years तक का आपको टाइम दिया गया है। 5 years से पहले का अगर आपका कोई रिफंड ड्यू था तो वो आपको इस सेक्शन के अंदर नहीं मिलेगा, आप उसकी कंडोनेशन रिक्वेस्ट को फाइल नहीं कर सकते। सच बताऊं तो इस पीरियड को इन्होंने अब डिक्रीज कर दिया है। पहले ये अब जो टाइम पीरियड था वो 6 years का था। अगर मैं सर्कुलर 2015 का उठाऊं तो उसमें ये पीरियड जो है 6 years का था, अब इसको रिड्यूस करके इन्होंने 5 years का कर दिया है। और ये आपका कब से काउंट होगा? 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच सच एप्लीकेशन एंड क्लेम इज फाइल्ड। यानी कि जिस ईयर का आप ये क्लेम लेना चाहते हैं उस असेसमेंट ईयर के कंप्लीट होने के बाद आपको 5 years को जो है काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करंट ईयर की बात करूं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर अगर मैं 2023-24 जो अभी हमने रिटर्न्स फाइल करी हैं उसकी बात करूं तो इसका जो असेसमेंट ईयर है वो आपका कंप्लीट होता है 2025 में। मार्च 2025 में इसका असेसमेंट ईयर आपका कंप्लीट होता है। तो यहां से आपको जो है 5 years काउंट करने हैं अपने 2030 तक। मार्च 2030 तक आप इसका जो है अगर आप रिफंड क्लेम करना भूल गए थे या रिटर्न फाइल नहीं करी थी तो उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इस सेक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। और ये सेक्शन आपका कब से एप्लीकेबल है? 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है। इस डेट के बाद जितनी भी एप्लीकेशन फाइल होंगी उसके ऊपर ये 5 years का ही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होने वाला है। इससे पहले जो एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है वो 6 years तक का आप क्लेम कर सकते थे। अब इसमें एक चीज और ऐड करी गई कि आपको जो इस अगर सेक्शन को आप अवेल करना चाहते हैं तो आपका जो रीजन है वो आपका जेन्युइन होना चाहिए। आपकी जो रीजन की जेन्युइनशिप चेक करी जाएगी। इसके लिए जो कमिश्नर है जो एओ है आपका जुडिशनल एओ उसको असाइन कर सकता है कि आप जो ये रीजन दे रहे हैं वो कितना जेन्युइन है या नहीं है, उसकी आप डीप चेकिंग करें। तो आपका जो जुडिशनल एओ है उसके पास ये केस आएगा और वो चेक करेगा कि जो आपने रीजन दिया है वो सही है भी या नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस मान लीजिए आपने रिटर्न तो फाइल करी थी, आपका रिफंड भी आ गया, बट जो आपने रिटर्न फाइल करी वो आपने गलत फाइल कर दी, आपका थोड़ा सा क्लेम रिफंड का और बनता था। तो आप उस सप्लीमेंट्री रिफंड को अगर क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप सप्लीमेंट्री रिफंड को क्लेम करना चाहते हैं तो भी आप इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं। बट इसमें क्या रहेगा, अगर आप सप्लीमेंट्री रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं तो उसकी कुछ शर्तें हैं कि जो इनकम है असेसी की इज नॉट असेसिबल इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और पर्सन के हाथ में भी वो इनकम असेस हो रही हो, उसकी इनकम भी मानी जा रही है। तो सोलली असेसी की ही इनकम होनी चाहिए। दूसरा, आपने जो बिलेटेड रिटर्न जो फाइल करी है उसके थ्रू अगर आप रिटर्न को रिफंड को क्लेम कर रहे हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब जो आपको रिफंड मिलेगा उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको रिफंड दे चुके थे। उस टाइम पे आपने नहीं बताया कि आपका रिफंड और भी बनता है, आपने रिटर्न अपनी गलत फाइल करी। अब आप हमसे अचानक कह रहे हैं कि हमसे रिटर्न गलत फाइल हो गई, आप रिवीजन का हमें राइट दीजिए। तो उसमें क्या होगा, हम आपको रिफंड तो दे देंगे बट हम आपको जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं
नहीं देंगे उस रिफंड के ऊपर। और रिफंड आपका किस तरीके से अराइज होना चाहिए कि आपका जो एक्सेस टीडीएस है वो डिडक्ट हो गया, या आपका टीसीएस एक्सेस डिडक्ट हो गया, या आपने एडवांस टैक्स ज्यादा जमा करा दिया, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने ज्यादा पे कर दिया। यही रीजन होने चाहिए, तभी हम आपको सप्लीमेंट्री रिफंड देंगे। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं रिफंड बनने के। वो हो सकता है आपका कि आपने डिडक्शन कम क्लेम कर ली, वो आप और क्लेम करना चाहते थे, या फिर आपने इनकम अपनी गलती से जल्दी ज्यादा दिखा दी, आपकी इनकम कम होनी चाहिए थी, या फिर आपकी इनकम में किसी और की इनकम क्लब हो गई है गलती से। तो ये सब रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका रिफंड बन सकता है, बट इन सब रीजन में हम आपको सप्लीमेंट्री रिफंड अलाउ नहीं करेंगे। सप्लीमेंट्री रिफंड के केस में आपके केसेस यही होने चाहिए कि आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज्यादा पे करा दिया, या एडवांस टैक्स ज्यादा पे करा दिया, टीडीएस और टीसीएस आपका जो है ज्यादा कटा हुआ है। तो इन सब में हम आपको सप्लीमेंट्री रिफंड्स भी जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था आपका न्यू सर्कुलर जो सेक्शन 1192B में जो है इस बार इंसर्ट किया गया है। क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने रिटर्न अपनी पहले की फाइल नहीं करी है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए आपने AY फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया, जिसका जो AY है आपका असेसमेंट ईयर है वो आपका है 2024-25। तो आपके पास कितने ऑप्शन है इस रिटर्न को फाइल करने के लिए, वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। नंबर 1, आप एज अ बिलेटेड रिटर्न फाइल करें 31 दिसंबर 25 तक। 31 दिसंबर 25 तक का आपके पास टाइम है। आप जो है क्या करिए, बिलेटेड रिटर्न अपनी फाइल कर दीजिए। इस रिटर्न को भी हम बिलेटेड रिटर्न ही कहते हैं, बट इसके लिए आपको कंडोनेशन रिक्वेस्ट फाइल करनी होती है। लेकिन अगर रिटर्न फाइलिंग की जो आपकी ड्यू डेट है उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो वो बिलेटेड रिटर्न कहलाती है आपकी। उसके लिए आपको किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। एक्ट में लिखा हुआ है कि आप 31 दिसंबर 25 से पहले 2023-24 की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आपके पास टाइम है, आप इसको फाइल कर सकते हैं। बट इसमें जब भी आप फाइल करेंगे तो आपको पे करनी पड़ेगी पेनल्टी, विच इज मैक्सिमम ₹5,000। ये 1,000 रुपीज भी होती है, मैक्सिमम आपको 5,000 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ती है इस ऑप्शन के लिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ITR-U फाइल करने का। ठीक है, अगर आपका ये वाला टाइम भी निकल जाता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लास्ट 2 इयर्स की जो है ITR-U फाइल कर सकते हैं। बट ITR-U में भी आपको पेनल्टी तो देनी ही होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको 25% या फिर 50% जो है एडिशनल टैक्स भी देना होता है। इट डिपेंड्स कि आपने कितनी पुरानी रिटर्न को फाइल किया है, और 2 साल से ऊपर की आप रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते ITR-U में। और ITR-U की एक और जो साइड इफेक्ट है वो ये भी है कि ITR-U में आप ना तो कोई रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ना ही आप जो है अपना रिफंड के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, ना ही आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब जहां पे भी आपको बेनिफिट हो रहा है वो काम आप कर ही नहीं सकते। सिर्फ आप अपनी जो टैक्स है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। रेवेन्यू का जहां पे जनरेशन होगा डिपार्टमेंट के लिए, उसी के लिए ही आप सिर्फ ITR-U को फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ITR-U को फाइल नहीं कर सकते, और इसमें भी आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी और एडिशनल टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आप कर सकते हैं लास्ट 2 इयर्स तक की। थर्ड जो आपके पास ऑप्शन है वो है आपका यही 1192B। तो अगर आपका जो है 31 दिसंबर 25 भी चली जाए, मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल नहीं करी और आपका रिफंड बनता था तो आप ITR-U भी फाइल नहीं करना चाहते थे, तो उस केस में आप इस सेक्शन को यूज करके कंडोनेशन रिक्वेस्ट को फाइल करके अपनी जो रिफंड है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप इसको करेंगे कैसे, कंडोनेशन रिक्वेस्ट आप किस तरीके से फाइल करेंगे। इसके 2 ऑप्शन होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बट ऑनलाइन आप सिर्फ और सिर्फ जो अभी तक गवर्नमेंट का पोर्टल अलाउ कर रहा है वो सिर्फ अगर आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना भूल गए थे और टाइम लिमिट लैप्स हो गया है, जो कि CPC द्वारा आपको जो है अलाउ किया जाएगा, उतना ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न फाइलिंग के या रिवाइज के राइट्स लेना चाहते हैं आफ्टर द ड्यू डेट, तो आपको ऑफलाइन ही अपनी एप्लीकेशन लगानी होगी अपने जुडिक्शनल ऑफिसर के पास, जिसके भी अंडर आपका केस फॉल करता है। आपको देखना है कि आपकी जो अमाउंट है इन्वॉल्व, जो आपका अमाउंट है वो 1 CR तक का है या फिर 1 CR के 3 CR के बीच में या 3 CR से अबव है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जुडिक्शनल सिलेक्ट करना है। उसके पास अपनी अब जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन लगानी है, उसमें मेंशन करना है कि आपको
क्या आपका जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए। फिर 6 मंथ्स का इनके पास टाइम होता है आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का। अगर ये आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑनलाइन आपको ऑप्शन दिया जाता है फ्रेश रिटर्न फाइल करने के लिए। रिटर्न फाइल करने के बाद जो भी आपका रिफंड बनता था वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये होता है आपका पूरा प्रोसेस। ये तो था मैंने बताया ऑनलाइन। ऑफलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन आप कैसे इसको कर सकते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको सबसे पहले ऑनलाइन कंडोनेशन रिक्वेस्ट के लिए अपने जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उस पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद ऊपर देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन है सर्विसेज का। सर्विसेज में सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका कंडोनेशन रिक्वेस्ट का, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन आ रहा है डिले इन सबमिशन ऑफ ITR भी। यहाँ पर अभी तक भी आपका जो डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है या फिर डिले इन रिवीजन ऑफ रिटर्न है इसको ऑप्शन एक्टिव नहीं किया गया है। इसका मतलब उन दोनों चीजों के लिए आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप ITR भी को वेरीफाई करना चाहते हैं, आपका टाइम लिमिट लैप्स हो गया है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको फ्रेश अपनी कंडोनेशन रिक्वेस्ट को जनरेट करना है। जब आप जनरेट करेंगे तो आपको डिले इन सबमिशन, आपने क्यों डिले कर दी उसकी आपको रीजन डालना पड़ेगा। आप इसमें डाल सकते हैं कि आपको नॉलेज नहीं थी कि आप जो रिटर्न है वो वेरीफाई भी की जाती है, या फिर आपका आधार लिंक नहीं था, आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में थे तो आप लिंक नहीं कर पाए, या फिर आप मेडिकल इमरजेंसी में थे आप ITR भी को साइन करके नहीं भेज पाए। जो भी आपका रीजन है वो आपको यहाँ पे जो आपकी रिटर्न वेरीफाई नहीं हुई है उसको सिलेक्ट करके जो भी आपका रीजन है आपको वो रीजन यहाँ पे मेंशन करके जो है कंटिन्यू करके इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। इसका जो राइट है वो CPC के पास ही है। CPC से आपकी रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको जो है राइट मिल जाएगा कि आप उस रिक्वेस्ट को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपनी रिटर्न को अब वेरीफाई आप कर सकते हैं। तो ये तो था सेक्शन 1192B के बारे में। ये आपका सेम सेक्शन का जो पुराना सर्कुलर है जो कि आपका आया था सितंबर 2015 में, उसके बाद जो है अब सर्कुलर आया 2024 में। इसमें जो बोला गया था वो लिमिट्स दी गई थी 10 लाख रुपीस की फर्स्ट लिमिट जो कि अब 1 CR की कर दी गई है। सेकंड लिमिट जो कि अब 3 CR की है वो पहले थी 50 लाख की एंड देन 50 लाख एंड अबव। और पहले जो आपका टाइम पीरियड था वो आपका था 6 इयर्स। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड को कम करके इन्होंने कर दिया है 5 इयर्स। तो अब 1 अक्टूबर 2024 से जो पहले आप रिक्वेस्ट को रेज कर चुके हैं उनके लिए वो टाइम पीरियड 6 इयर्स ही एप्लीकेबल रहेगा, और इसके बाद जो केसेस आप फाइल करेंगे, कंडोनेशन की रिक्वेस्ट आप फाइल करेंगे, उनके लिए एप्लीकेबल होगा 5 ईयर का टाइमलाइन। इसमें एक जो क्वेश्चन सबके यहाँ से आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब जो मैं रिक्वेस्ट फाइल करूंगी वो मैं ऑब्वियस सी बात है पिछले सालों के लिए फाइल करूंगी, तो उसमें पिछले साल कवर होंगे या अब से जो मेरे ईयर स्टार्ट होंगे वो ईयर इसमें कवर होंगे। तो अभी तक का सिनेरियो ये है कि आप 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो भी आप रिक्वेस्ट फाइल करेंगे कंडोनेशन की तो उसमें 5 इयर्स का कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल रहने वाला है। उस ईयर में आपके पहले वाले ईयर्स भी जो है इंक्लूड रहेंगे 1 अक्टूबर 2024 से पहले के। ठीक है, बस इसमें आपको रिक्वेस्ट देखनी है कि आप कब रेस कर रहे हैं, अक्टूबर के बाद रेस कर रहे हैं या अक्टूबर के पहले आप रेस कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से अगर आपका भी कोई पुराना बहुत मोटा रिफंड बनता था और आप उसको क्लेम नहीं कर पाए क्योंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपको नहीं पता था कि रिटर्न भी फाइल करनी होती है, आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, व्हाटएवर वुड बी द सिचुएशन, आप अब अपनी रिटर्न को फाइल करके इस जो रिफंड है उसको क्लेम कर लीजिए। फाइलिंग में आपकी किसी भी तरीके की कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी और ना ही आपको कोई एडिशनल टैक्स पे करना है, ना आपको ITR यू फाइल करने की जरूरत है और ना ही आपको जल्दी से रिफंड जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से टैक्स स्मूथ को फॉलो करते रहिए। अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।